नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूबा सिंध के सालाना बजट के कुछ चीदा नुकात की बात करेंगे। सूबा सिंध के टोटल बजट का साइज 3562 बिलियन रुपए है। ज़ाहिर ये पंजाब के बाद सूबों में से सबसे बड़ा बजट है। इसमें से सूबा सिंध जो अपने वसाइल से रेवेन्यू रेज करता है वो सिर्फ 775 बिलियन रुपए है। मतलब ये है कि सूबा सिंध जो खुद से रेवेन्यू इकट्ठा करता है, भले वो टैक्स रेवेन्यूज हों या भले नॉन टैक्स रेवेन्यूज हों, वो टोटल बजट का 21.8% बनते हैं। नाजरीन, हम ये पहले भी बात करते रहे हैं कि जहाँ पे हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादातर टैक्स इकट्ठे करती है, वहाँ पे हमारे सूबे को ख़ास तवज्जो रेवेन्यू इकट्ठा करने पे नहीं देते हैं। हालांकि सूबों के पास टैक्स इकट्ठा करने के काफ़ी मौके हैं और उनके पास काफ़ी अख्तियारात हैं। मिसाल के तौर पर जो एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स है वो सिर्फ सूबे ही इकट्ठा कर सकते हैं, ये उन्हीं का अख्तियार है। और आपके इल्म में है कि हमारी टोटल मईशत में ज़राअत का हिस्सा वो तकरीबन 20-25% के करीब है। मतलब हमारे मुल्क में जो कौमी मजमूई पैदावार है उसमें ज़राअत तो 20-25% है, लेकिन ज़राअत का टैक्सों की मजमूई कलेक्शन में हिस्सा ना होने के बराबर है। सूबा सिंध भी ज़ाहिर है एक बड़ा ज़राई सूबा है, वहाँ पे काफ़ी ज़राअत होती है, लेकिन जब हम सूबा सिंध के भी मजमूई रेवेन्यूज़ को देखते हैं जो सूबा खुद से इकट्ठा करता है तो वो सिर्फ 775 अरब रुपए हैं, जो टोटल सिंध के बजट का 21.8% बनते हैं। अच्छा, यहाँ भी मैं ये बात भी करता चलूँ कि बहरहाल सूबों में ये जो हिस्सा है सिंध का वो अच्छा भला है। मतलब यही सूबा पंजाब जो है वो 20.50% के करीब इकट्ठा करता है और बलूचिस्तान ने जो अगले साल का टारगेट रखा है वो ये है कि वो आइंदा साल में कोई 15% के करीब इकट्ठा करेंगे। तो जब हम बाकी सूबों से इसका मवाजना करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो खैबर जो सूबा सिंध है उसकी निस्बतन बेहतर है अपने रेवेन्यूज इकट्ठा करने के हवाले से, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं है। इसका मवाजना जब हम अपने करीब इंडिया की स्टेट्स के साथ करते हैं तो वहाँ पे तो स्टेट्स की अच्छी भली कंट्रीब्यूशन होती है। मतलब इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशो है उसमें सारे सूबों का हिस्सा मिलाकर भी 1% से कम है। इंडिया में जो रियासतों की कंट्रीब्यूशन को 3-4% के करीब होती है। अच्छा, मैंने एग्रीकल्चर टैक्स की बात तो की, लेकिन इसके अलावा भी कई टैक्सेस हैं जो इकट्ठा करने का अख्तियार सूबों के पास। मिसाल के तौर पे जो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स है वो सूबे ही इकट्ठा कर सकते हैं। और सिंध तो एक बड़ा सूबा है, वहाँ पे कराची जैसा बड़ा शहर मौजूद है, बहुत सर्विसेज मुहैया की जाती है। हमारी ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी रेशो में सर्विसेज का हिस्सा तो कोई 50% से भी ज़्यादा है। तो सूबे एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगा सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं, सर्विसेज पे भी टैक्स लगा सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, वो भी एक बड़ा टैक्स है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में तो जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम चलता ही प्रॉपर्टी टैक्स से है, लेकिन हमारे यहाँ वहाँ पे भी बहुत बड़ी एफिशिएंसीज हैं सारे सूबों में कि हमारे सूबे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा नहीं करते। और उसमें एक आम मंत्रा ये है कि जी हमने तो टैक्स फ्री बजट पेश किया है। मतलब अब आप कई सूबों में जो वजीर ख़जाना है उनकी तकरीरों को सुने तो वो इस बात पे बड़ी प्राइड लेते हैं कि जी हमने एक बजट पेश किया है वो टैक्स फ्री बजट है। ये टैक्स फ्री बजट क्या होता है? हुकूमत का तो काम है कि लोगों से टैक्स इकट्ठा करे और फिर उस टैक्स के सही इस्तेमाल के ज़रिए से लोगों को सर्विसेज मुहैया करे, या डेवलपमेंट का काम करे। इधर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने तो आप पे टैक्स फ्री बजट आपके लिए दिया है। पहली बात तो ये कि कोई टैक्स फ्री बजट होता नहीं है, ना ही हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि हमने इस दफ़ा नए टैक्स नहीं लगाए, लेकिन अगर कहीं पर नया टैक्स लगाना बनता है तो आप क्यों नहीं लगाते? उसकी एक मिसाल तो एग्रीकल्चर टैक्स है, जो आपने लगाया हुआ तो है लेकिन आप इकट्ठा नहीं करते। लेकिन कई और जगह भी हो सकती हैं कि जहां पे आपको टैक्स लगाना अगर बनता है तो आप लगाएं। चूंकि अगर आप टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे तो कैसे आप लोगों की मदद करेंगे, कैसे सर्विसेज देंगे, कैसे अच्छा तलीमी निज़ाम चलेगा, कैसे अच्छा सेहत का निज़ाम चलेगा, कैसे मजीद सड़कें बनेंगी। हर मुल्क इसी तरह से चलता है कि वहाँ पे टैक्स लगाए जाते हैं, उससे पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर उस पैसे को खर्च करके लोगों को सहूलतें मुहैया की जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि टैक्सों का निज़ाम मुनसिफाना होना चाहिए। आप अमीरों पे टैक्स लगाएं और वो जो पैसा अमीरों पे टैक्स लगा के इकट्ठा करें वो गरीबों पे खर्च करें। ये है टैक्सों का एक मुनसिफाना निज़ाम। लेकिन हमारे सूबा सिंध में जैसे बाकी सूबों में भी है कि वहाँ पे
हम ज़राअत से करोड़ों रुपए लोग कमा रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। लगा भी देते हैं तो खाना पूरी करते हैं और इकट्ठा नहीं करते। तो सूबा सिंध में भी बाकी सूबों की तरह अगर सही तरह से टैक्स इकट्ठे किए जा रहे होते तो इसमें कोई वजह नहीं है कि वो भी कोई कम अज़ कम 35-40 से 50% वो टैक्स जो है उनका अपने टोटल रेवेन्यू में, टोटल उनके बजट में सूबे का हिस्सा हो। लेकिन हम सारे सूबों में ये ट्रेंड देख रहे हैं कि वो अपनी रेवेन्यू इकट्ठा करने पे तवज्जो नहीं देते हैं और बस जो मरकज़ से पैसे आते हैं उन्हीं को खर्च करने पे तवज्जो होती है, और खर्च इस तरह से करते हैं कि उसमें किसी कोई एहतियात नहीं बरतते। ज़ाहिर है जब आपने टैक्स खुद इकट्ठा किया होता है तो आप थोड़ी एहतियात बरतते हैं, जब फ्री में ऊपर से पैसा मिल जाता है तो फिर हम एहतियात नहीं बरतते। तो बहरहाल सूबा सिंध में को जो मैं मेन हाईलाइट शेयर करना चाह रहा था कि टोटल बजट इनका 3562 बिलियन रुपए है, उसमें खुद से जो इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ 775 बिलियन है, और ये टोटल उनके बजट का 21.8% है। अब हम एक दूसरी हाईलाइट की तरफ आ जाते हैं कि डेवलपमेंट पे कितना बजट खर्च कर रहा है सूबा सिंध। देखिए, बजट के दो बड़े हिस्से होते हैं जब खर्चों की बात हम करते हैं तो उस हवाले से। तो एक ये है कि हम करंट एक्सपेंडिचर्स पे खर्चा करते हैं, कोई भी सूबा। करंट एक्सपेंडिचर्स का मतलब ये होता है कि वो दफ्तर जो आपके पहले से बने हुए हैं, वो स्कूल या अस्पताल जो आप पहले से चला रहे हैं, वो सड़कें जो पहले से आपने बनाई हुई हैं और उनकी रिपेयर मेंटेनेंस करनी है, तो इस पे अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो ये आपके जारी अखराजात हैं, मतलब करंट एक्सपेंडिचर्स। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जब उसके जरिए से हम नई चीज़ें बनाते हैं, नए एसेट्स क्रिएट करते हैं। कोई आपने नया स्कूल बनाया, कोई नया अस्पताल बनाया, कोई नया दफ्तर बनाया, कोई नई सड़क बनाई, तो ये आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो करंट एक्सपेंडिचर से आप जो पहले ही आपके मुलाजिम हैं, सरकारी अफसर हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, आप उनको तनख्वाहें दे रहे होते हैं, या पेंशनर्स को पेंशन दे रहे होते हैं, या लोगों का इलाज कर रहे होते हैं पहले ही से जो अस्पताल बने हुए हैं उनके अंदर। और डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए से आप नई चीज़ें बनाते हैं। तो जब नई चीज़ें बनाते हैं तो उस अमल में भी आप एक तो जॉब्स क्रिएट करते हैं। जैसे आप नया अस्पताल बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, वो मजदूरी कर रहे होंगे या उधर मिस्त्री का काम कर रहे होंगे, या कुछ उस हवाले से कोई मटेरियल खरीद रहे हैं तो कोई फैक्ट्री चल रही होगी। तो डेवलपमेंट के जरिए से आप ये करते हैं, और एक तरह से आपका नया एसेट भी बन गया। जैसे हमारे घर का बजट होता है कि एक तो ये है कि हमने रोज़ कुछ ना कुछ खर्चा हमारे किचन चलाने पे है या कपड़े खरीदने पे है, ये हमारे रोज़मर्रा के अखराजात हैं। लेकिन अगर हम कोई नया कमरा बना लें या कोई अपनी ज़राअत के लिए ट्रैक्टर खरीद लें या कोई नई चीज़ खरीद लें तो आपका एसेट बन गया, जिससे आपको फिर बाद में इनकम होगी। तो ये डेवलपमेंट होती है। मुल्कों का भी इसी तरह से होता है, सूबों का भी इसी तरह से होता है। तो आइंदा साल में सूबा सिंध ने अपने डेवलपमेंट के लिए 400 अरब रुपए रखे। अच्छा, ये 400 अरब रुपए सूबा सिंध के टोटल बजट का 11.23% बनते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 11% टोटल बजट का नए एसेट्स क्रिएट करने में खर्च हो रहा होगा। सूबा सिंध इसका कुछ ज़्यादा खर्च करना चाह रहा था। शुरू में शायद प्लान ये था कि 575 अरब रुपए खर्च होंगे, लेकिन फिर इनको कुछ पैसे वफाक को देने पड़ गए, तो उसकी वजह से उसमें कुछ कमी हो गई। आपको पता है कि इस बजट में वफाक को ग्रांट दी है सूबों ने, क्योंकि वफाक तो क्राइसिस में है, वफाक का तो खसारा बहुत ज़्यादा है, वफाक के पे तो कर्ज़ों का बहुत बड़ा बोझ है। तो वफाक चूँकि अपना बजट मैनेज नहीं कर पा रहा, तो फिर सूबों से इस दफ़ा उनको कुछ पैसे लेने पड़े, और वो ग्रांट दी है सूबों ने, जिसमें सूबा सिंध ने भी ग्रांट दी है। तो अगर वो ग्रांट सूबा सिंध ने ना दी होती तो शायद इनका डेवलपमेंट का बजट 575 अरब रुपए होता, थोड़ा ज़्यादा होता। लेकिन अभी जो इनका ADP है वो क्योंकि सिर्फ 400 अरब रुपए है, मतलब 11.23% बनता है। आइडियली तो अगर डेवलपमेंट का बजट ज़्यादा हो तो अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे आप नए एसेट बना रहे होते हैं, और नए एसेट बनने से ज़्यादा इम्कान ये होता है कि आपको कुछ मज़ीद आमदन बढ़ेगी, या ये है कि कम अज़ कम लोगों को मज़ीद सहूलत मिलेगी। मतलब अगर आपने एक नया अस्पताल ऐसी जगह पे बना दिया जहाँ पे पहले अस्पताल नहीं था, तो वहाँ पे लोगों को सहूलत मिलना शुरू हो गई, और उससे आमद भी बढ़ती है बास बात। क्योंकि अगर लोगों की सेहत बेहतर होती है तो वो बेहतर फिर नेशनल इकानमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन बास बात नतायज इसके थोड़ी देर पा होते हैं, देर से आते हैं। लेकिन ऐसे इलाके में आपने सड़क बना दी कि जहाँ पे पहले सड़क नहीं थी, तो फौरी तौर पर हो सकता है वहाँ पे पेट्रोल पंप खुल जाए, दुकानें खुल जाएं, लोगों को जॉब्स मिलना शुरू हो जाए, कोई फैक्ट्री लग जाए, तो वहाँ से फिर हुकूमत को भी कुछ टैक्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है तो हुकूमत को टैक्स भी मिलता है। तो डेवलपमेंट से इस तरह के फ़ायदे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सूबा सिंध का डेवलपमेंट का बजट ज़्यादा नहीं है, मतलब काफ़ी कम है। होना तो चाहिए था कि इसमें भी वक्त के साथ इजाफा हो, लेकिन वो इजाफा कैसे हो सकता है? वो इसी तरह से इजाफा हो सकता है कि जब सूबा सिंध की हुकूमत अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स है वो इकट्ठा करे, और एग्रीकल्चर टैक्स लेकर आए। लेकिन एग्रीकल्चरल टैक्स सूबा सिंध में उसकी कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है, बल्कि इस दफ़ा तो ये किया गया है कि सूबा सिंध ने वो जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के ऊपर एक सुपर टैक्स लगाया हुआ था, उसकी जो थ्रेश होल्ड है वो 150 मिलियन से बढ़ा के 500 मिलियन कर दिया।
मतलब अगर ज़राअत से किसी की आमदन आती है तो पहले 15 करोड़ के ऊपर भी एक सुपर टैक्स लगा हुआ था कि कोई अगर 15 करोड़ ज़राई आमदनी से कमाता है तो उसके ऊपर सुपर टैक्स लगेगा। अब उसको कर दिया कि नहीं, अगर वो 50 करोड़ कमाएगा तो फिर उसे सुपर टैक्स लेंगे। अब आप सोचिए कि 50 करोड़ की आमदन, मतलब एक तरह से इन्होंने तकरीबन सारे जमींदारों को उससे बाहर निकाल दिया। कौन सा जमींदार है सिंध का जो डिक्लेयर करेगा कि उसकी आमदन 50 करोड़ रुपए हुई है? तो मतलब आपने बड़े बड़े जमींदारों को फेवर की है ताकि उनको ये टैक्स ना देना पड़े। ये आपने टैक्स रिलीफ देना है तो गरीब लोगों को दीजिए, बजाय इसके कि आप इतने अमीर लोगों को दें। और ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं इनमें तो बहुत सारे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन है और उस पर वो खुद काश्त भी नहीं करते, इनएफिशिएंट कास्ट होती है, बाज़ तो ठेकों पे दी होती है, कुछ नहीं करते हैं और इनकम आ जाती है, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं या कैश में आ जाते हैं, उसमें उनको कुछ फिर टैक्स नहीं देना पड़ता। पहले तो हमने एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया हुआ था, जब टैक्स लेके भी आया तो एक नॉमिनल से टैक्स लगाया, और अभी भी हम इसी तरह की सहूलतें दिए जा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की कि सिंध में जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो निस्बतन कम है। यही अगर परसेंटेज टर्म्स में हम बाकी सूबों में देखें तो सिंध में कोई 11.23% है, पंजाब में 12.7% है, मतलब पंजाब में थोड़े से ज़्यादा है लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में निस्बतन ज़्यादा है, वहाँ पे 18.9% है, और खैबर पख्तूनख्वा में कोई 31% के करीब हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से शायद सबसे ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पर वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पर निस्बतन ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और जो बाकी सूबों में वो निस्बतन कम है। तो खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से स्टैंड आउट कि वहाँ पे डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। एक तीसरा पहलू जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जो सिंध के बजट के हवाले से, चूंकि मैंने बात की थी कि हम चीदा पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम इसकी गहराई में नहीं जा रहे। किसी वक्त हम इसके सेहत के बजट और तालीम के बजट की भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस उस पर ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी सेहत और तालीम का बजट भी वैसे ही इसी तरह से बढ़ सकता है कि हमारी हुकूमतें अगर टैक्सों पर भी तवज्जो दें, अपनी आमद बढ़ाने पे भी तवज्जो दें। आप सोचिए ना कि किसी घर की अगर आमदन कम हो और फिर घर के लोग ये तवक्को रखें कि अब हम हमारे बच्चे तालीम पे भी खर्च करें, हमारा बर वक्त इलाज भी हो जाए, हम ट्रैवल भी करें, हम एंजॉय भी करें, हम टूरिज्म भी करें, हमारा घर भी बहुत अच्छा हो, उसमें AC भी लगा हुआ हो, तो भाई ये तो नहीं हो सकता जब तक आप अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह से मुल्कों के लिए होता है और सूबों के लिए होता है कि वो भी अपनी आमदन बढ़ाए, और सूबों ने अगर अपनी सेहत और तालीम का बजट बढ़ाना है तो उसके लिए भी आमदन बढ़ानी होगी, और आमदन बढ़ाने के लिए टैक्सों का ही निज़ाम होता है, और वो मुनसिफाना होनी चाहिए, जिसकी बात मैंने पहले की। ये नहीं है कि आप अमीरों को तो टैक्स एग्जेम्पशन दे दें और गरीबों से टैक्स इकट्ठा करते चले। बहरहाल अगला पॉइंट जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि सूबा सिंध का टोटल डेट क्या है, मतलब इन्होंने कितना कर्जा लिया हुआ है। तो उस हिसाब से कोई सूबा सिंध की कोई हालत इतनी ख़राब नहीं है, बल्कि काफ़ी अच्छी है। टोटल जो कर्जा लिया हुआ है सूबा सिंध ने वो कुछ 1458 बिलियन रुपए है, जो लेटेस्ट डाटा इस हवाले से मुझे मिल पाया है। और ये अगर आप देखें तो US डॉलर में कोई $5.2 बिलियन बनता है, जो ज़ाहिर कुछ ज़्यादा नहीं है। इसका मवाजना अगर हम लेट से इंडियन पंजाब से करें तो वहाँ पे उनका कोई टोटल कर्जा $50 बिलियन से ज़्यादा है। मतलब इंडिया में जो स्टेट्स हैं उन पर काफ़ी कर्जा है। पाकिस्तान में सूबे उसकी निस्बत ज़्यादा खुशहाल हैं, चूँकि सूबों को मरकज़ से को 57.5% के करीब डिविजिबल पूल से हिस्सा मिल जाता है, और उसके बाद उनके पास काफ़ी वसाइल होते हैं। ज़ाहिर इतने काफ़ी भी नहीं होते, क्योंकि ये और बढ़ाए जा सकते हैं अगर सूबे खुद से टैक्स इकट्ठा करें, लेकिन जो वसाइल दस्तियाब होते हैं उसके अंदर बहरहाल जो वो अभी तक खर्चे कर रहे हैं वो किसी हद तक पूरे हो जाते हैं, तो इनको ज़्यादा कर्जे नहीं लेने पड़ते। तो सूबा सिंध के ऊपर भी जो उनका टोटल, अगर उनको सूबे की GDP में अगर शेयर देखें कर्जों का, तो वो कोई 5.23% है, कि जो ज़ाहिर कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सूबा सिंध की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी है, वो ख़राब नहीं है। सूबा सिंध पे कोई कर्जों का ख़ास बोझ नहीं है। हाँ, जो बेहतरी की गुंजाइश, जिसकी मैंने बात पहले की है कि बेहतरी की गुंजाइश यही है कि सूबा अपने वसाइल बढ़ा सकता है, जो अपने उनको टैक्सों का अख्तियार है, और अगर वो बढ़ाएंगे तो फिर डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा सकते हैं, और सेहत और तालीम या बाकी जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं जैसे पानी, साफ़ पानी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, उसका बजट भी वो बढ़ा सकते हैं। एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ वो सप्लीमेंट्री बजट के हवाले से है। सूबा सिंध में भी 156 बिलियन रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया और उसको मंजूर करवा लिया गया है। नाज़रीन, सप्लीमेंट्री बजट वो होता है कि जब कोई सूबा अप्रूव बजट में रद्दोबदल करता है, मतलब वो पिछले साल जो बजट मंजूर हुआ था, सूबा सिंध की असम्बली ने मंजूर किया, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ने, इंतजामिया ने उसमें तब्दीलियाँ कर दी, और सूबाई असम्बली की मंजूरी के बगैर तो वो खर्च कर दिए 156 अरब रुपए असम्बली की मंजूरी के बगैर। और जब साल गुजर गया तो असम्बली के अंदर वो बजट ले आए, सप्लीमेंट्री बजट, और उनसे कहा जी कि अब आप मंजूर कर दें। मतलब वो खर्चे जो हो चुके, वो तब्दीलियाँ जो हो चुकी, वो एग्जीक्यूटिव ने कर ली थी,
वो अब सूबाई असम्बली के सामने रख दिया गया कि ये 156 अरब रुपए हमने आपकी मर्जी के बगैर खर्च कर लिए हैं, तो अब आप मेहरबानी करके मंजूरी दे दीजिए। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि किसी भी जमहूरी निज़ाम में और हमारे आइन के मुताबिक भी ना एक पैसा अवामी नुमाइंदों की मर्जी के बगैर टैक्स लगा कर इकट्ठा किया जा सकता है, ना ही वो खर्च किया जा सकता है। तो मंजूरी तो असम्बली से लेनी होती है, लेकिन वो मंजूरी किस काम की कि जब आप खर्चा करके आए और आखिर में कहें कि अब आप मंजूरी दे दें। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है। आइन में अगरचे इसकी गुंजाइश मौजूद है कि बाज़ वक़्त इमरजेंसी ऐसी होती है कि उसके लिए बर वक्त असम्बली से मंजूरी लेना मुमकिन नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल हो तो वो तो समझ में आता है। लेकिन ये रूटीन के काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स एग्जेक्टिव इधर उधर कर देती है और साल के आखिर में असम्बली के पास आते हैं कि अब आप मंजूर कर दें। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जब भी आपको बजट में कोई तब्दीली करना मकसूद है तो आप असम्बली के पास ले जाइए। और कितना मुश्किल है, आपके इजलास होते रहते हैं, आपको एक इजलास बुलाइए और असम्बली में कहिए कि अब हमें 10 अरब रुपए इधर से उधर करने हैं और इसके लिए आप हमें मंजूरी दे दें। इससे वो शफाफियत बढ़ जाती है। वो जो सूबाई असम्बली का अख्तियार है कि उसकी मर्जी के बगैर कोई पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, वो भी एक तरह से पूरा हो जाता है। वो डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट एक अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर इस तरह किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी अमाउंट्स जो है वो असम्बली की मंजूरी के बगैर इस तरह से खर्च कर ली जाती हैं और बाद में सप्लीमेंट्री बजट की सूरत में मंजूर की जाती हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है। तो अगर मैं समअप करूँ डिस्कशन को, तो उसमें एक तो ये है कि सूबा सिंध को अपने रेवेन्यूज बढ़ाने की ज़रूरत है, एक मुनसिफाना तरीके से, एक फेयर तरीके से, ताकि वो जो इजाफी पैसे मिलें वो अपनी ही डेवलपमेंट पे खर्च कर सकें। दूसरा ये है कि डेवलपमेंट बजट 11.23% है, जो लोअर साइड पे है। अगर सूबा सिंध अपनी रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर बनाएगा तो डेवलपमेंट साइड पे भी ज़्यादा खर्च कर सकेगा, सेहत तालीम पे भी ज़्यादा खर्च कर सकेगा। ये दूसरी जगह है जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कर्ज़ों के हवाले से कोई ज़्यादा बोझ सूबा सिंध पे मौजूद नहीं है, लेकिन और कम किया जाए तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर कर्ज़े हैं वो सूबा सिंध पे वो बैरूनी कर्ज़े हैं। बैरूनी कर्जे जब कोई सूबे भी लेते हैं या मर्कज़ी हुकूमत भी लेती है तो वो फिर बाद में डॉलर में अदायगी करनी पड़ती है, और वो हमारे यहाँ आपको पता है कि अक्सर मसला डॉलरों की कमी का रहता है, फॉरेन एक्सचेंज का रहता है। तो बेहतर तो ये हो कि सूबे भी अवॉइड करें फॉरेन कर्जे लेने से, और वैसे भी अपना कर्ज़ों का बोझ कम से कम रखें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और फिर आखिर में ये कि जो सप्लीमेंट्री बजट है ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और कोशिश ये होनी चाहिए आइंदा साल में कि कम से कम पैसे असम्बली की प्रायर अप्रूवल के बगैर खर्च किए जाएं। इस तरह से सूबा सिंध एक अच्छी मिसाल कायम कर सकता है। तो नाजरीन, आज हमने कुछ चीदा नुकात की बात की है सूबा सिंध के बजट के हवाले से। आइंदा हम ज़रा ज़्यादा तफसील में आगे जाएंगे और सोशल सेक्टर्स जैसे सेहत, तालीम और उनके बजट्स की भी बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। आपका बहुत शुक्रिया।